बेशरम लड़की, कहाँ थी तू? बहुत दिनों से देख रही हूँ कॉलेज टाइम पर जाती है, लेकिन आने का कोई ठिकाना नहीं है। तूने हमारी गर्दन शर्म से झुका दी। हम तुझे अपने घर की सबसे होनहार बेटी समझते थे, लेकिन पापा, ऐसा क्या किया है मैंने जो आप लोग इतना नाराज हो रहे हैं? कितनी बेशरम है तू बदचलन। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही? हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी ने सारी शर्म उड़ाकर रख दी है। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि आखिर मैंने किया क्या है? रागिनी के कहने पर शोभा जी कुछ तस्वीरें रागिनी को दिखाती हैं, जिन्हें देखकर अरे माँ पापा, ये सालसा सिखाने की तस्वीरें हैं। मेरे कॉलेज में फेयरवेल की तैयारी चल रही है, जिसके लिए सालसा सभी को मैं ही सिखा रही हूँ। इसे सिखाना कहते हैं? देख जरा कितनी बेशर्मी से तू लड़कों के साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही है। लेकिन ये तस्वीरें तो मैंने खिंचवाई ही नहीं। ये आखिर आपको मिली कहाँ से? दीदी, वो दरअसल आज एक पोस्ट आया था और उसी में आपकी ये तस्वीर आई थी। देख रागिनी, काश ये सच हो, क्योंकि अगर ये तस्वीर किसी ने भी देख ली तो तेरे साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। हाँ, और कोई जरूरत नहीं है किसी को सालसा सिखाने की। ये लड़कों के साथ चिपकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ पापा, बस 4-5 दिन की क्लासेस थी, अब क्लासेस खत्म हो गई आज। ठीक है, अपने घर की डांस क्लास पर ध्यान देना और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। उस दिन तो रागिनी अपने माता पिता को अपनी सफाई दे देती है। 2 दिन ठीक ठाक गुजर जाते हैं और 2 दिन के बाद सुबह सुबह, अरे ओ बेशरम बेहया लड़की, कहाँ है तू? मैं तो समझता था कि तू हमारा गुरूर है, लेकिन तूने तो हमारा सिर शर्म से झुका दिया। अरे मामा जी, मामी जी, जरा टीवी में देखिए और मोबाइल में भी एक वीडियो वायरल हुई है और जिसमें दीदी किसी लड़के के साथ। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? सभी लोग सुबह सुबह चिल्ला रहे होते हैं और रागिनी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे आप लोग सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ है? बदतमीज, बदचलन लड़की, तूने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है और हमारी जिंदगी नरक बना दी है। मेरा तो आज से पड़ोस में बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। अभी देखना, पड़ोसी हमारे घर में आते ही होंगे। विनोद जी ऐसा कहते हैं तभी। अरे शोभा जी कहाँ है? आपने कहीं शर्म की वजह से खुदकुशी तो नहीं कर ली? ऐसी बदचलन और बदजात लड़की को हम अपनी सोसाइटी में कभी भी नहीं रखेंगे। आपको अपनी लड़की को घर से बाहर निकालना होगा। सभी लोगों को गुस्से में देखकर रागिनी पहले अखबार देखती है, उसके बाद टीवी और मोबाइल। दरअसल रागिनी की तस्वीर और वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो किसी लड़के के साथ अतरंगी माहौल में थी, जिसे देखकर उसके परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और तभी आज से ये बेशर्म लड़की घर के बाहर नहीं जाएगी और काल कोठरी में बंद रहेगी। हाँ, हमने इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। आज से स्टोर रूम में बंद रहेगी। लेकिन आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये तस्वीर मेरी नहीं है, न ही ये वीडियो मेरी है। अच्छा, तो ये किसी और की तस्वीर और वीडियो है। हमें बेवकूफ समझ रखा है बेशरम लड़की तुमने। चलो, आज के बाद तुम इस कोठरी से बाहर निकलोगी भी नहीं। रागिनी के मम्मी पापा उसे उसके घर के स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और रागिनी का मायका अब उसके लिए नर्क जैसा मायका बन गया था। 2 दिन बाद, मम्मी पापा, दरवाजा खोलो। 2 दिन से मैं इस काल कोठरी के बाहर भी नहीं निकली हूँ। मुझे भूख लगी है। इस काल कोठरी में कितने सारे चूहे और कीड़े मकोड़े हैं। देखो, चूहे ने मेरा पैर भी खा लिया। मम्मी प्लीज बाहर निकालो। हाँ, ताकि तू घर के बाहर जाकर रंगरलिया मना सके और हमारा नाम बदनाम कर सके। मम्मी, मेरे एग्जाम्स हैं। मैंने 5 महीने से मेहनत की है। अगर एग्जाम नहीं दिए तो वो मेहनत भी बेकार जाएगी। ये नर्क जैसा मायका क्यों बना दिया है आपने? कॉलेज जाना तो दूर है, तू इस घर के बाहर भी कदम नहीं रखेगी। शोभा जी, इसे काल कोठरी के अंदर ही खाना दे दो। तुझे यकीन भी नहीं होगा कि आस पड़ोस के लोग हमारी कितनी बदनामी कर रहे हैं। भगवान, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा था कि हमें बेटी ही नहीं देता। चलो, कम से कम हमारे पास ईशा तो है। ईशा, तुम हमारा नाम कभी भी ऐसे बदनाम मत करना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी, आप लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मम्मी पापा, आप मेरी बात तो सुनो। ये सब सच नहीं है। हमें पता है सच का। तू चुपचाप इसी काल कोठरी में पड़ी रह। तुझे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। रागिनी के मम्मी पापा उसे स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और स्टोर रूम की लाइट्स भी बंद कर देते हैं। रागिनी को मुश्किल से 24 घंटे में एक बार खाना मिलता है और स्टोर रूम के अंदर वो गर्मी से परेशान कीड़े मकोड़े, चूहा और मच्छरों के बीच रह रही होती है। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा ने तो मेरा नाम लेना भी बंद कर दिया है। इस नरक जैसे मायके से अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। रागिनी दिन रात काल कोठरी में खुद को कोसती है और 15 दिनों तक उसे बाहर न देखकर एक दिन, अरे शोभा बहन, तुम्हारी रागिनी दिखाई नहीं देती। कहाँ गई है वो? हाँ
हाँ, उस वायरल वीडियो के बाद से हमने भी रागिनी को नहीं देखा। देखोगी कहाँ से, वो तो उसी लड़के के साथ भाग गई और हमारे मुंह पर कालिक लगा गई। राम राम राम, ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। इससे अच्छी तो तुम्हारी ननंद की बेटी ईशा है। देखो कैसे हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। हाँ, बस इसी बात की तसल्ली है कि कम से कम एक बेटी तो हमारे साथ है। हम अपनी ईशा को ही सारा लाड़ प्यार और दुलार देंगे। एक तरफ शोभा जी और विनोद जी ईशा को और ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रागिनी के साथ और ज्यादा सख्त हो चुके थे। 1 महीने तक रागिनी इस काल कोठरी में बंद रहती है। 1 महीने के बाद उसकी हालत देखकर, देखिए, इस वक्त इस बेशरम लड़की की जैसी हालत है, उसे देखकर लगता है कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सोचती हूँ कि है तो हमारी बेटी ही। इसकी मौत का पाप अपने सर पर लेने से अच्छा है इस कलंक को धो लिया जाए। हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इससे अब शादी करेगा कौन? मैंने सुना है कि आपके चाचा जी की पत्नी के कोई रिश्तेदार गांव में रहते हैं। उनका एक लड़का भी है जो 30 साल का हो गया है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। क्यों ना हम उनसे बात करें। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? अरे वो मैं फोन पर चाची जी से बात कर रही थी, तभी उन्होंने बताया। लेकिन उनके परिवार पर तो उनकी बड़ी बहू के आत्महत्या करने का कलंक है। उनका बड़ा बेटा लव मैरिज करके लाया था और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बड़ी बहू ने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और अपनी पत्नी के गम में उनके बड़े बेटे ने भी ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन इन सब से हमें क्या लेना देना? हमें तो इस बेशरम लड़की से छुटकारा पाना है, वरना ईशा की शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा और समाज में हमारी बदनामी होगी, वो अलग। लेकिन ये तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई है। क्या वो राजी होंगे इसके लिए? देखिए, आज के समय में लड़कियां वैसे भी नहीं मिल रही, तो मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। विनोद जी शोभा जी की बात से सहमत होते हैं। उसी दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं रागिनी भी स्टोर रूम की काल कोठरी से अपने माता पिता की बात सुनती है। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ इतना ज्यादा सख्त हो गए हैं कि उन्हें मेरे जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मेरी ऐसी क्या गलती है? किसने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे ये नरक जैसा मायका मिला है? एक तरफ रागिनी अपने माता पिता के व्यवहार से दुखी है, तो वहीं दूसरी तरफ विनोद जी उस लड़के के घर मैनपुरी पहुंचते हैं। नमस्कार, आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं टिंकू चाचा का भतीजा हूँ और अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। नमस्कार नमस्कार, आइए अंदर आइए। क्यारा, स्टडी रूम से अपने पिताजी और किशोर को बुलाकर लाओ। पापा, आपको बाहर बुलाया है। किशोर भैया के लिए रिश्ता आया है। क्या सच में हमारे किशोर के लिए रिश्ता आया है? हाँ पापा, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। जा कियारा, अपने भाई को भी बुलाना। वो ऊपर बैल्कनी में बैठकर पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है पापा, मैं अभी बुला लेती हूँ। सुरेश जी बाहर हॉल में विनोद जी से मिलने आते हैं। वहीं कियारा बैल्कनी में किशोर के पास जाती है। भैया, आपके लिए एक रिश्ता आया है। चलिए, पापा आपको बुला रहे हैं। फाइनली अब आपकी शादी होगी। क्या मेरे लिए रिश्ता? लेकिन बड़े भैया और भाभी के बाद तो हमारे घर में कोई भी रिश्ता करना ही नहीं चाहता। सच कह रही हो तुम कि कहीं तुम्हें सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं भैया, आप चलो भी, वो लोग आपको बुला रहे हैं। किशोर और कियारा सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आते हैं, जहां विनोद जी सुरेश जी और गायत्री जी से बात कर रहे होते हैं। देखिए सुरेश जी, हम बस अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। दरअसल एक बीमारी की वजह से हमारी बेटी शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन आपके बेटे और हमारी बेटी की जोड़ी अच्छी लगेगी। विनोद जी, आपको हमारे परिवार का इतिहास तो पता है ना? हमारे बड़े बेटे के साथ जो कुछ हुआ। देखिए भाई साहब, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अब हम पुरानी बातों को याद करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपको मेरी बेटी पसंद है तो हम रिश्ता पक्का करते हैं। गायत्री जी को रागिनी की तस्वीर पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे किशोर के लिए रागिनी के रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। तभी देखिए, मेरी एक और विनती है। हम चाहते हैं कि शादी की सभी रस्में और शादी यहीं से हो, और हमारी तरफ से शादी में केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरी भांजी ही रहेगी। हाँ, हम भी बहुत सारे लोगों को शादी में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े बेटे और बहू के साथ जो हादसा हुआ उसके कलंक की वजह से लोग हमसे परहेज ही रखते हैं। हम अगले ही महीने इसकी शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है, हम तैयारी करते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद विनोद जी घर आ जाते हैं। शोभा जी को रिश्ते की बात बताते हैं। काल कोठरी में से रागिनी सारी बातें सुन रही होती है। हे भगवान, इस नर्क जैसी मायके में जिंदगी क्या वैसे ही कम बुरी थी जो आप मुझे शादी करके ससुराल भेज दिया जाएगा। पता नहीं मेरी जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं
एक तरफ रागनी अपनी शादी के बाद से परेशान हो रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ फाइनली मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अब बस कुछ दिन और। अरे ईशा बेटा, तू क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही है? अरे मम्मी जी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि चलो रागनी दीदी की जिंदगी अब थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मुझे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। कितनी समझदार है ईशा बेटा। और एक हमारी वो बेशर्म लड़की जिसने हमारी नाक कटवा कर रख दी। जल्दी से जल्दी इसकी शादी की तैयारी करो। शादी का लहंगा तो इसके ससुराल वाले दे ही देंगे। ईशा, एक काम करना, तुम्हारे पास पीले और हरी ड्रेस है, वो निकाल देना। मैं इस बेशरम लड़की की शादी में एक पैसा खर्च नहीं करना चाहती। ये तुम्हारे ही पुराने कपड़े पहन लेगी। क्या कह रही हैं आप? मम्मी जी, लेकिन हमेशा से मैं ही रागनी दीदी के पुराने कपड़े पहनती आई हूँ। क्या वो मेरे पुराने कपड़े पहनेंगी? हाँ, इस लड़की की यही औकात है। शोभा जी की बात सुनकर ईशा को काफी खुशी होती है। 1 महीना इसी तरह बीत जाता है और शादी से 2 दिन पहले आधी रात में शोभा जी काल कोठरी का दरवाजा खोलती हैं। चल बेशरम लड़की, अब हम तुझसे छुटकारा पालेंगे। जल्दी से नहा धोकर आ और इस गाड़ी में बैठ जा। मम्मी पापा, मेरी क्या गलती है? आप लोग मेरा नाम तक नहीं लेते। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। किसी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। देखो, वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से गाड़ी में बैठो, आस पड़ोस में कोई भी देख ना ले। विनोद जी और शोभा जी मैनपुरी जाते हैं, जहां साधारण तरीके से पहले उसकी हल्दी होती है और फिर ईशा ही रागनी के हाथों में साधारण सी मेहंदी लगा देती है। हल्दी और मेहंदी में रागनी ईशा की उतरन पहनती है, जिसे देखकर रागनी के ससुराल वाले थोड़े हैरान होते हैं। जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। रागनी और किशोर के फेरे होते हैं और विदाई के समय मम्मी पापा, कम से कम आज तो आप मुझे अपने गले लगा लो। आज के बाद मैं हमेशा के लिए आप लोगों से दूर हो जाऊंगी। तू तो हमारे लिए कब की मर गई। शोभा जी, इस बेशर्म लड़की से कह दो कि पलटकर हमारी तरफ कभी ना देखे। मम्मी पापा, कम से कम आज तो आप मेरा नाम ले लो। देख बेशरम लड़की, हमारा और तेरा कोई संबंध नहीं है। आज से तू हमारे लिए पूरे तरीके से मर गई। विदाई के समय भी रागनी के मायके वाले उसे बुरा भला कहते हैं। दुखी मन से रागनी की विदाई होती है। वो अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश के समय भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई। फाइनली मेरी भाभी आ गई। अरे अरे, बिल्कुल पगला गई है क्या? पहले अपनी भाभी को घर के अंदर तो आने दे। आओ बेटा, घर के अंदर आओ। आज से तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। हाँ, मैं जिस घर की बेटी थी, उस घर के लोगों ने तो मुझे जीते जी मार दिया। नरक जैसा मायका मिला था, पता नहीं ससुराल कैसा होगा। अरे रागनी बेटा, क्या सोच रही हो? दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहोगी क्या? घर के अंदर आओ। रागिनी के साथ शोभा जी भी उसे पहली बार नाम लेकर बुलाती हैं, जिसे सुनकर रागिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी खुशी रागिनी घर में प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद किशोर बेटा, रागिनी बेटी को अपने कमरे में ले जाओ और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रागिनी को बहुत समय के बाद पहली बार अपनापन मिलता है। उसे सुकून भरी नींद आती है और अगले दिन सुबह, हे भगवान, आज तो मेरी पहली रसोई थी और पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रही। अरे तुम चिंता मत करो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। शादी की भागदौड़ में थक गई होगी ना। मेरा दुख मुझे को समझ सकता है। नरक जैसे मायके से आई हूँ, अगर ससुराल में कोई गलती कर दी तो मेरे लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं बचेगा। अरे क्या सोच रही हो तुम? हाँ, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। किशोर के कहने पर रागिनी तैयार होती है और तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे आती है। शादी की लड़कियाँ कितनी थक जाती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, आप मुझे बता दो कि क्या बनाना है। बेटा, खाना पीना तो मैं कब का बना चुकी। एक काम करो, तुम इस खीर में चम्मच चला दो, तुम्हारा शगुन हो जाएगा। क्या सच में मेरे ससुराल वाले मुझे वो प्यार देंगे जो मुझे मायके में नहीं मिल पाया? बेटा, क्या सोच रही हो? चलो, सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं। गायत्री जी के साथ रागिनी डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रागिनी को शगुन देते हैं। शाम के समय पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। तभी, रागिनी बेटा, हमने सुना है तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। तुम एग्जाम नहीं दे पाई थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। तो क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? अगर मैं हाँ कहूँगी तो क्या आप लोग मुझे पढ़ाई करने की परमिशन देंगे? अरे बेटा, पढ़ाई करने के लिए परमिशन कैसी लेनी है? पढ़ाई तुम्हें करनी है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकती हो। हाँ रागिनी, बताओ ना, तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है? मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी। पहले मैं वकील बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं जज बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे किशोर भैया भी तो एक लॉयर ही है। अब तो तुम आसानी से लॉ की पढ़ाई कर पाओगी।
हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा यार, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा केवल फाइनल ईयर ही बाकी है ना, हम इसी साल तुम्हारा फाइनल ईयर कंप्लीट करवा देंगे। किशोर रागिनी का एडमिशन दोबारा से लॉ कॉलेज में करवा देता है। पूरा परिवार रागिनी की पढ़ाई में मदद करता है। किशोर उसे कॉलेज छोड़कर आता है और कॉलेज से लेकर आता है। कियारा उसके नोट्स बनाने में मदद करती है और गायत्री जी रागिनी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती हैं। एक दिन, रागिनी बेटा, अब तो तुम्हारे इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा, पूछो। मम्मी जी, मैंने सुना है कि किशोर के एक बड़े भैया और भाभी थे। भाभी ने इस घर में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद भैया ने भी अपनी जान दे दी। क्या ये सच है? जैसा लोग कहते हैं वैसा कुछ नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? क्या आप मुझे बताओगी? ये आज से 5 साल पुरानी बात है। मानसी, तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर हमारे बच्चा नहीं हुआ तो हम गोद ले लेंगे। नहीं राहुल, तुम नहीं समझते हो। दुनिया वाले मुझे बांझ कह रहे हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इसमें ना तो तुम्हारी ना मेरी गलती है। हमने आईवीएफ भी ट्राई किया है ना। नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं खुद की जान दे दूंगी। बेटा, दरअसल हमारी बड़ी बहू मानसी मां नहीं बन सकती थी और आस पड़ोस के और रिश्तेदारों के ताने सुनकर वो परेशान हो गई थी। उसके माता पिता भी नहीं थे और चाचा चाची लगातार उसे ताने देते रहते थे। उन्हीं तानों से परेशान होकर उसने एक दिन अपनी जान दे दी और इस गम में मेरा बेटा भी चला गया। लेकिन मम्मी जी, लोग तो आप लोगों को दोषी मानते हैं कि आपने उनकी जान ली। जानती हूँ बेटा, लेकिन लोगों के सामने सफाई देने से अब क्या फायदा। मानसी के चाचा चाची ने उसके माता पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मुझे भी अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। रागिनी दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती है। उसके ससुराल वाले उसे स्पेशल फील करवाने की हर कोशिश करते हैं। रागिनी के एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम्स में टॉप करती है और फाइनली जज बन जाती है। 6 महीने के बाद रागिनी एक केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में जाती है, जहां उसके माता पिता के ही केस की सुनवाई होनी होती है। वकील साहब, मेरा मकान और मेरा व्यापार मुझे वापस मिल जाएगा ना? जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जज साहब के सामने आपके सारे सबूत रख दिए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये कौन है जिसने हमारी सारी प्रॉपर्टी को धोखे से अपना बता दिया और क्लेम कर दिया। जरूर ये आपका ही कोई अपना है जिसने आपसे प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत लिए हैं। जज साहिबा सारे सबूत देखने के बाद ही परिणाम बताएंगी। कोर्ट में सुनवाई के लिए जब शोभा जी और विनोद जी जाते हैं, तब वो रागिनी को जज की कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं। अरे, ये तो रागिनी है। ये यहाँ तक कैसे पहुँची? अब जरूर ये हमें केस हरवा देगी और अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेगी। शोभा जी और विनोद जी अपने मन में यही सब सोच रहे होते हैं कि कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और रागिनी को पहले से ही इस केस के बारे में पता होता है। वो सारे सबूत पहले से ही इकट्ठा कर लेती है और सुनवाई के दौरान ये जो सारे दस्तखत किए हुए कागजात कोर्ट में पेश किए गए हैं, ये सभी नकली है। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो गया है। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी के साथ भी कैसा भी धोखा कर सकते हैं। विनोद जी और शोभा जी की प्रॉपर्टी के कागजात पर किसी वीरेंद्र कुमार का नाम है, लेकिन ये मिसप्रिंट हुआ है। कागजात की गहराई से जांच करने के बाद पता चला है कि ये सभी कागजात किसी ईशा चौहान के नाम से ट्रांसफर हुए हैं। ईशा चौहान, यानी कि हमारी ईशा। हमारी ईशा ने हमारे साथ ये सब किया, लेकिन क्यों? आजकल एआई की मदद से कुछ भी करवाया जा सकता है। किसी की भी तस्वीर को किसी के साथ मिक्स करवाकर उसे वायरल भी करवा दिया जाता है। देखिए, मेरे पास इसके सबूत हैं। रागिनी भरी अदालत में एक प्रोजेक्टर ऑन करती है। पहले वो अपनी वही साधारण तस्वीर दिखाती है जो उसके कॉलेज के समय में खींची गई थी। फिर एआई वर्जन वाली वो तस्वीरें दिखाती है जिन्हें दिखाकर उसे बदनाम किया गया था। सारी तस्वीरें देखने के बाद विनोद जी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये करने वाले शायद भूल जाते हैं कि हमारे देश में साइबर क्राइम का कानून भी है, जो इस गुनाह को करने वाले का आईपी एड्रेस पता करके उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता है। और ऐसा ही एक गुनाह 6 महीने पहले ईशा चौहान ने मेरे साथ किया था। अपना नाम सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। तभी हाँ, ये सब मैंने ही किया है। याद करके देखो कि कैसे कैसे तुम लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किया था। ईशा बेटा, तुम्हें नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? रागिनी अभी तो थोड़े समय पहले नए कपड़े लेकर आई थी, तुम वही कपड़े पहन लेना। मामा जी, मुझे लॉ की पढ़ाई नहीं करनी, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन बेटा, अगर तुम लॉ की पढ़ाई करोगी तो रागिनी की कॉपी किताब तुम्हारे काम आ जाएगी और रागिनी ही तुम्हें पढ़ाएगी। हाँ बेटा, जरा सीखो अपनी रागिनी दीदी से, कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ डांस क्लास मैनेज करती है, घर का काम करती है। तुम भी ये सब सीखो।
तुम्हारे भी काम आएगा। मैं थक गई थी दिन रात रागिनी 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 का नाम सुनकर, और मरते समय मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मामा जी ने नाना जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, तो मुझे वो बदला भी लेना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं यहाँ किसी के पारिवारिक रिश्ते सुलझाने के लिए नहीं बैठी हूँ। यह अदालत है, यहाँ फैसला रिश्तों से नहीं सबूतों से होते हैं, और सारे सबूत ईशा चौहान के खिलाफ है, इसीलिए हम ईशा चौहान पर सख्त सजा की मांग करते हैं। रागिनी अपने माता पिता को उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलवा देती है और अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को भी हवा में उड़ा देती है। इसके बाद रागिनी के ससुराल वाले उसे गले लगाते हैं, अपने साथ घर लेकर जा रहे होते हैं, तभी कोर्ट के बाहर। हमें माफ कर दो रागिनी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नरक जैसा मायका देने के लिए आपका शुक्रिया, और स्वर्ग जैसा ससुराल भी मुझे आप लोगों की बदौलत मिला, लेकिन आप लोग मेरे घर जरूर आइएगा। रागिनी ऐसा कहकर चली जाती है। तभी उसकी माँ, देखा आपने कैसे हमारी रागिनी इतनी घमंडी हो गई है, हमें अपने घर बुला रही है। हाँ सही कहा, लेकिन हमें एक बार घर होकर आना चाहिए। आखिर उसने हमें हमारा घर वापस दिलवाया है। विनोद जी और शोभा जी रागिनी के घर जाते हैं। वहां वो रागिनी को उसके परिवार के साथ हंसी मजाक करते हुए और प्यार से रहते हुए देखते हैं। ये सब देखकर उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी रागिनी, मैंने आप लोगों को तभी माफ कर दिया था, आप लोग मेरे माता पिता हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरे नरक जैसे मायके से निकलकर मैं अपने स्वर्ग जैसे ससुराल में कितनी खुश हूँ।